स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर। पिछले जो सीरीज चल रही है अपनी, उसी सीरीज में आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्न सीरीज लेकर। तो जुड़े रहिएगा आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। चलिए हम आज की प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो लिखा हुआ है, गेहूं में लगने वाला रोग है। विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, रोली रोग, अनावृत कंडवा रोग, मोलिया रोग या सभी। तो आपसे ये पूछा गया है कि गेहूं में इन सब में से कौन सा रोग लगता है। तो ये तो आप जानते हैं, गेहूं के अंदर रोली रोग भी लगता है, रस्ट अनावृत कंडवा भी रोग लगता है और मोलिया डिसीज भी होता है। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं में लगने वाले रोग जो हैं वो सभी हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है सभी। ठीक है, तो गेहूं में ये तीनों तरह के रोग लगते ही लगते हैं, जो आपने कई कई कक्षाओं में पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए गोबर की खाद, जिसे गोबर की खाद हम बोलते हैं, गोबर की खाद तैयार करने की जो ट्रेंच विधि होती है, इस विधि को किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था। विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, रिचर्ड्स, CN आचार्य, आर्नोन या कोई नहीं। तो अगर आपसे पूछें कि गोबर की खाद को तैयार करने की जो विधि है वो किस वैज्ञानिक ने डेवलप करी थी, तो याद रखिएगा इसको डेवलप किया था CN आचार्य ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, CN आचार्य। याद करते रहिएगा इन सारे प्रश्नों को। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए हर फसल में कुछ अलग अलग क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के आधार पे हम उस फसलों को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया है कि अंधी गुड़ाई, जिसे आप बोलते हो ब्लाइंड होइंग, अंधी गुड़ाई, एरोइंग, प्रोपिंग, रैपिंग, इन सारी क्रियाओं का संबंध किस फसल से है। तो देखिए सिंपल सा, अगर आपको इनमें से कोई एक भी क्रिया याद है तो आप उसी आधार पर इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। जैसे आपको अंधी गुड़ाई याद हो कि हाँ अंधी गुड़ाई तो इस फसल में होती है, तो वो उसका आंसर। एरोइंग आपको याद हो कि एरोइंग का संबंध किस फसल से है, तो वो उसका आंसर, क्योंकि चारों क्रियाओं को साथ में लिखा गया है। तो अगर किसी आप एक भी क्रिया को जानते हो तो वही उस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, जिसमें 4 क्रियाएं दे रखी है, एरोइंग, रैपिंग, प्रोपिंग और अंधी गुड़ाई, तो याद रखिएगा इन सारी की सारी प्रक्रियाओं का जो संबंध है वो किस फसल से है, वो है गन्ना। नोबल कैन जिसे कहा जाता है, आप जानते हैं नोबल कैन। और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम ऑफिसिनेरम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं गन्ने के अंदर होती हैं, सेकेरम ऑफिसिनेरम में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, गन्ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, जब आप आलू की सोइंग करते हो, जब आप आलू की बुआई करते हो, तो उसमें एक 75 किस्म है, लेट वेराइटी जो है वो कौन सी है। विकल्प दे रखे हैं आपको, कुफरी सिंदूरी, कुफरी जवाहर, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी लालिमा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे ऐसा पूछें कि लेट सोइंग वेराइटी कौन सी है आलू की, तो उसका आंसर है कुफरी सिंदूरी। तो कुफरी सिंदूरी कौन सी वेराइटी होगी आलू की, पछेती बुआई वाली वेराइटी होगी। याद रखिएगा इस चारों वेराइटी में मैंने पहले ही बताया था आपको, एक इंपॉर्टेंट नाम सबसे पहले लिखा हुआ है वो है कुफरी। कुफरी एक जगह है सोलन के अंदर, सोलन, शिमला, जहाँ पे आलू संबंधित अनुसंधान होते हैं। इसीलिए इसकी सारी वेराइटी में नॉर्मली क्या नाम आता है, कुफरी का नाम आता है। आगे देखते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट डिजीज है, मैंने आपको जब पोषक तत्व पढ़ाए थे तो बताया था, पोषक तत्वों की कमी से विभिन्न विभिन्न फलों में, फसलों में, सब्जियों में रोग होते हैं। उसी रोगों के ऊपर, पोषक तत्वों से होने वाले रोगों के ऊपर एक प्रश्न लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है कि नींबू के अंदर एक रोग होता है जिसे कहा जाता है लिटिल लीफ, और एक और रोग होता है जिसे कहा जाता है डाईबैक, DI डाईबैक।
और पूछा गया है कि ये दोनों रोग विकार बोल सकते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये दोनों किस पोषक तत्व की कमी से होते हैं। विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के 4, जिंक और कॉपर, पोटाश और नाइट्रोजन, बोरोन और नाइट्रोजन, या कोई नहीं। इसका मतलब है जो पहला विकल्प दे रखा है वो पहले रोग का है, जो दूसरा विकल्प दे रखा है वो दूसरे रोग का है। तो पहला विकल्प दे रखा है लिटिल लीफ का, और पहला क्वेश्चन जो है वो लिटिल लीफ का है, दूसरा है डाइबैक का। तो आपको इसी रेफरेंस में आंसर देना था। तो याद रखिएगा, लिटिल लीफ जो रोग होता है वो होता है जिंक की कमी से, और डाइबैक जो रोग होता है वो होता है कॉपर की कमी से। तो याद रखिएगा, नींबू में लिटिल लीफ जो रोग है वो होता है जिंक की कमी से, और नींबू में डाइबैक जो रोग होता है वो होता है किसकी कमी से? कॉपर की कमी से। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए वाटर रिक्वायरमेंट, जब हम इरिगेशन देते हैं, सिंचाई देते हैं, तो फसल की वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे कहा जाता है जल मांग। ये लिखा हुआ है वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट। तो आपसे ये पूछा गया है कि निम्न में से जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, मृदा, सोयल, फसल की प्रकृति, जो भी आपने फसल बोई है उसकी क्या नेचर है, और तीसरा दे रखा है आपको क्लाइमेट, जलवायु, और चौथा विकल्प दे रखा है सभी। प्रश्न ये पूछा गया है कि इन चारों में से जल मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है या कौन कौन सा है। तो याद रखिएगा, किसी भी फसल की जल मांग को एक ही फैक्टर प्रभावित नहीं करता है, उसमें बहुत सारे कारक लागू होते हैं। तो उसमें से मृदा भी होती है, उसमें फसल की प्रकृति भी होती है, और उसमें क्लाइमेट, जलवायु भी होती है। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी। तो देखिए, निम्न में से जल मांग को प्रभावित करने वाला कारक पूछे तो वो सभी होगा, कोई एक रीजन इसका स्पेसिफिक नहीं हो सकता, उसमें बहुत सारे कारक होते हैं। इस कारण से ऐसे प्रश्नों के जो आंसर होते हैं वो क्या होते हैं? सभी। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए आपसे पूछा गया है जीरा। जीरा जो है फसल है, मसाले वाली फसल जो आती है, जीरा कौन सी किस उत्पत्ति स्थान क्या माना गया जीरे का, मतलब इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, नेटिव प्लेस क्या है। विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, भारत, चीन, मिस्र, या बर्मा। तो याद रखिएगा, अगर आपको कभी जीरे का उत्पत्ति स्थान किसी एग्जाम में पूछ ले तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिस्र। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? जीरे का उत्पत्ति स्थल क्या होगा? मिस्र। नेक्स्ट देखिए, देखिए फसलों में वृद्धि होती है, यहाँ पे उसी के ऊपर एक प्रश्न लिखा हुआ है कि फसलों में वानस्पतिक वृद्धि, जब उसमें फूल लग जाते हैं, फूल लगने के बाद में बंद हो जाती है, तो इस वृद्धि को क्या कहा जाता है। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि फसलों में वानस्पतिक वृद्धि फूल लगने के बाद बंद हो जाती है, इस प्रकार की वृद्धि को क्या कहा जाता है। विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, परिमित वृद्धि, अपरिमित वृद्धि, कुल वृद्धि, या एक व दो दोनों। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट ग्रोथ, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, इसको बोलते हैं टोटल ग्रोथ, और ये एक व दो दोनों। तो याद रखिए, जब उसमें फिक्स दे रखा है कि एक लेवल के बाद में वानस्पतिक वृद्धि जो होती है फूल आने के बाद बंद हो गई, इसका मतलब फिक्स हो रही वृद्धि, इन कंट्रोल वृद्धि नहीं हो रही है, इन कंट्रोल ग्रोथ नहीं हो रही है। इस कारण से इसे कहा जाता है परिमित वृद्धि, जिसे कहा जाता है डिटर्मिनेट ग्रोथ। तो फसलों में वानस्पतिक वृद्धि फूल लगने के बाद बंद होने को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परिमित वृद्धि। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए एक प्रश्न बनता है कि वातावरण में जो नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों के आधार पे खेती करना क्या कहलाता है, या इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है। विकल्प दे रखे हैं आपको सॉरी, टेरा फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, गार्ड फार्मिंग, या कोई नहीं। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि ऐसी कौन सी खेती है जिसमें नक्षत्रों का भी इसमें कुछ ना कुछ उपयोग है, या उसको बेसिस माना गया है, उसे आधार माना गया है। तो याद रखिएगा, इस तरह की जो खेती होती है उसे कहा जाता है
टेरा फार्मिंग। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? टेरा फार्मिंग। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था पिछली कक्षाओं के अंदर की उपकरण, आपके कोर्स में बहुत सारे उपकरण है जिसपे प्रश्न बनता है। उसी रेफरेंस में एक प्रश्न लिखा हुआ है कि वायु की दिशा नापने वाला यंत्र कौन सा है? विकल्प दे रखे हैं आपको इस प्रश्न के, एनीमोमीटर, विंड वैन, रेन गेज या सभी। तो देखिए एनीमोमीटर से हम क्या ज्ञात करते हैं, आप जानते हैं, हवा की गति, और रेन गेज से हम नापते हैं वर्षा की मात्रा। तो अगर आपसे ऐसा पूछें कि वायु की दिशा नापने वाला कौन सा यंत्र है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है विंड वैन। तो विंड वैन से हम क्या ज्ञात करते हैं? वायु की दिशा और वायु की गति नापने का उपकरण कौन सा है? एनीमोमीटर। रेन गेज से हम वर्षा का पता लगाते हैं। तो इस तरह से आपके कोर्स में बहुत सारे इक्विपमेंट है, बेरोमीटर है, लेक्टोमीटर है, ऐसे बहुत सारे उपकरण है जो आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए वंडर कैन, शुगर केन में वंडर केन के नाम से विकसित वेराइटी, नाम से गन्ने की कौन सी किस्म है? विकल्प दे रखे हैं आपको, CO419, CO740, दोनों या BO70। याद रखिएगा, CO यूज करते हैं कोयम्बटूर के लिए। कोयम्बटूर में SBI का हेडक्वार्टर है। SBI बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, गन्ना प्रजनन संस्थान, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोयम्बटूर है। ये जो CO वर्ड लिखते हैं हम गन्ने की वेराइटी के आगे, उसका मतलब होता है कोयम्बटूर। तो CO जो लिखा है वो कोयम्बटूर के लिए है, और वंडर कैन वो गन्ने की किस्म होती है जो इसमें उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो वो याद रखिएगा, CO419 भी है, CO740 भी है, और कभी आपको पूछें तो CO428 भी है। इस तरह की जो वेराइटियां हैं वो वंडर कैन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि उसमें उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो याद रखिएगा ये वेराइटी कौन सी है जिन्हें क्या कहा जाता है? वंडर कैन कहा जाता है। और CO का मतलब मैंने बता दिया आपको, कोयम्बटूर, जहां पर गन्ना प्रजनन संस्थान, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम SBI बोलते हैं, कहा उसका हेडक्वार्टर है कोयम्बटूर के अंदर। देखिएगा, देखिए दलहनी फसलें, दलहनी फसलों के अंदर प्रोटीन की एवरेज मात्रा पूछी है, किसी एक पर्टिकुलर फसल का नहीं पूछा है, एक एवरेज वैल्यू पूछी है कि सबका मिला के अगर हम एवरेज बोलना चाहें तो उसमें एवरेज प्रोटीन कितना होता है। विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, 6 से 10 ग्राम, 8 से 15 ग्राम, 12 से 18 ग्राम और 18 से 25 ग्राम। तो याद रखिएगा दलहनी फसलों में ऑन एन एवरेज, औसतन अगर आपसे प्रोटीन की मात्रा पूछे कभी, तो उसका आंसर हो जाएगा 18 से 25 ग्राम। ये एक एवरेज वैल्यू है, किसी पर्टिकुलर दलहन क्रॉप का नहीं है, सारी दलहनों का मिला के ऑन एन एवरेज पूछा है कि औसत अगर पूछे तो क्या होगा, तो आप उसकी रेंज याद रखिएगा 18 से लेके 25 तक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, देश के किस राज्य को दाल का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को दाल का कटोरा कहा जाता है? विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो याद रखिएगा पूरे देश के अंदर किस राज्य को दाल का कटोरा कहते हैं, तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश, MP। ठीक है, और अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किसे धान का कटोरा कहा जाता है, तो वो तो आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, धान का कटोरा, इसे क्या कहा जाता है? वेस्ट बंगाल को धान का कटोरा कहा जाता है, और दाल का कटोरा अगर आपसे पूछ रहे तो वो कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए एक नाम लिखा हुआ है, एक इंस्टीट्यूट का, संस्था बोल सकते हैं आप उसको, उसका नाम लिखा है NBSS एंड LUP। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल साइंस, सोयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग।
जो प्लानिंग का सारा काम करते हैं। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर में है। तो आपको पूछा गया है कि इसने जो सर्वे किया इसके हिसाब से जो इन्होंने प्लानिंग करी उसमें पूछा गया है कि NBSS एंड LUP नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अनुसार देश को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा गया है? कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन, एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है? विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के 10, 15, 20 या 8। तो याद रखिएगा, जब भी देश में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात करते हैं तो उसका जो नेशनल ब्यूरो सर्वे ने जो बताया है वो ये बताया है कि देश को कितने भागों में बांटा गया है? 20 भागों में बांटा गया है। ये डेटा जो है वो NBSS एंड LUP का है कि देश को उन्होंने 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटा था। नेक्स्ट देखिएगा, इंस्टीट्यूट। हमेशा मैंने आपको बताया है इंस्टीट्यूट पे प्रश्न बनता है। यहीं पे एक और इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है CTCRI। यहाँ पे इसका मतलब होता है ट्यूबर क्रॉप, ट्यूबर क्रॉप, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक होता है CTRI जो आप जानते हो, CTRI सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? राजमुंदरी में था। यहाँ पूछा है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? विकल्प दे रखे हैं आपको इस प्रश्न के, देहरादून, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ या अविका नगर। तो याद रखिएगा, देहरादून में मैंने बताया था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है FRI, ठीक है। अविका नगर तो आप जानते हो CSWRI। लखनऊ में भी आपको 2-3 इंस्टीट्यूट बता रखे हैं। यहाँ पे जो नई बात हुई है वो है CTCRI की बात हुई है। इस क्वेश्चन का आंसर है तिरुवनंतपुरम। तो याद रखिएगा, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर है तिरुवनंतपुरम। ये वाला आंसर है सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए निम्न में से लवण सहनशील फसल का उदाहरण कौन सा है? सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप का एग्जाम्पल कौन सा है? विकल्प दे रखे हैं आपको इस प्रश्न के, चुकंदर, ढेंचा, सनई या सभी। तो याद रखिएगा, अगर आपसे लवण सहनशील फसल का उदाहरण पूछे और ये चारों विकल्प दे रखे हो तो याद रखिए चुकंदर, ढेंचा और सनई ये तीनों की तीनों फसलें लवण सहनशील फसल होती हैं। इस कारण से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सभी। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? तो देखिए, हमने आज फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या आगे भी इनके पूछने जाने के चांस हैं। तो आप जुड़े रहिए आपके अपने ABC एग्रो क्लासेस परिवार के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है या और भी कोई सलाह देना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जुड़े रहिएगा आपके अपने ABC एग्रो क्लासेस परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।